बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप सब बच्चों। आज का हमारा टॉपिक है फंजाई की नेक्स्ट दो रिविजन्स यानी कि बेसिडियोमाइकोटा और ड्यूटरोमाइकोटा को डिस्कस करना है आज हमने। बेसिडियोमाइकोटा बेटा आप लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी तैयार करोगे, लाइकवाइज ड्यूटरोमाइकोटा को भी आप लॉन्ग क्वेश्चन के लिए तैयार करोगे। बेसिडियोमाइकोटा में जो मेन लॉन्ग क्वेश्चन है उसके करेक्टर्स भी हो सकते हैं, बट उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लूज स्मट ऑफ वीट। इसकी लाइफ साइकिल भी आपको आ सकती है, ठीक है। इजी सा स्केच भी मैंने इसमें ऐड किया है, अगर आपको वो स्केच मुश्किल लगे तो जो बुक में आपके स्केच गिवन है उसमें से आप जस्ट स्टेटमेंट्स भी कर सकते हो। आगे आपको मार्क करवा देती हूँ। उसके अलावा पेज नंबर 122 में एक येलो बॉक्स गिवन है, रस्ट और स्मट का डिफरेंस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। देन आफ्टर दैट ड्यूटरोमाइकोटा जिसमें पेनिसिलियम की डिस्क्रिप्शन है और पैरासेक्सुअलिटी एंड अदर वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। स्टार्ट करते हैं बेसिडियोमाइकोटा से। फंजाई के ग्रुप्स में सबसे जाना पहचाना और सबसे जो फेमिलियर ग्रुप है वो बेसिडियोमाइकोटा, ठीक है। इसको बेसिडियोमाइकोटा या इस ग्रुप में जितने भी फंजाई प्रेजेंट हैं उनको बेसिडियोमाइकोटा क्यों कहते हैं, बिकॉज उनके अंदर एक सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बनता है बेसिडियम, जो कि होता है क्लब शेप, ठीक है। क्लब शेप मतलब थोड़ा सा इलोंगेटेड और समहाउ लाइक दिस, इस शेप को हम क्लब शेप का नाम देते हैं। सो इनकी शेप की वजह से इनको बेसिडियोमाइकोटा या क्लब फंजाई का नाम दिया जाता है। जैसे कि हमने प्रीवियस डिवीजन्स में किया था, प्रीवियस ग्रुप्स में हमने टेबल से रिलेटेड जो करैक्टर्स हैं उनको भी डिस्कस किया था, उसी तरह से हम बेसिडियोमाइकोटा में भी इन करैक्टर्स को डिस्कस करेंगे। बेसिडियोमाइकोटा में हाइफा सेप्टेट होता है, ठीक है, यानी कि इनके हाइफा में सेप्टा मौजूद होता है। आफ्टर दैट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो इनके अंदर एक क्लब शेप स्ट्रक्चर बनता है बेसिडियम, जिसको हम कहते हैं। ज़्यादा हो तो बेसिडिया यानी कि सिंगुलर है तो बेसिडियम, और अगर सिंगुलर प्लूरल है तो हम बेसिडिया कहेंगे। उस बेसिडिया के ऊपर बेसिडियोस्पोर्स बनते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इस बेसिडिया के ऊपर एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, उसके ऊपर स्पोर प्रेजेंट होगा। इसी तरह से एक और है, उसके ऊपर एक और स्पोर प्रेजेंट होगा। तो जैसे आपने स्पोरेंजिया का बताया था, स्पोरेंजिया में हमने क्या कहा था कि स्पोर्स एक स्ट्रक्चर के अंदर इनक्लोज्ड होते हैं, जबकि बेसिडिया में स्पोर्स बेसिडिया के अंदर नहीं, बेसिडियम के बाहर उसके ऊपर मौजूद होते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेसिडियोमाइकोटा में समटाइम्स होती है, कुछ मेंबर्स में नहीं होती है, सो दैट्स वाई हम इसको अनकॉमन कंसिडर करते हैं। एग्जांपल्स की बात करें तो एग्जांपल्स में इसमें जो वो ऑर्गेनिजम्स या वो फंगस की स्पीशीज़ भी आती हैं जो एडिबल है। एडिबल मतलब ईटेबल, ईटेबल का मतलब होगा जो खाने के काबिल होगी, जैसे कि बहुत से मशरूम्स की स्पीशीज़ जो है वो खाई भी जाती हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें डिजीज़ कॉजिंग फंगस भी मौजूद है। डिजीज़ कॉजिंग मतलब यहाँ पे जो जिनकी वजह से बीमारियाँ हो सकती हैं। डिवास्टेटिंग प्लांट पैथोजेंस आ जाते हैं इसमें, जैसे कि रस्ट और स्मट है, जो पूरी की पूरी फसल को पूरी तरह से तबाह कर देता है। आफ्टर दैट इसमें पफ बॉल्स भी हैं या शेल्फ या इसको आप ब्रैकेट फंजाई कहते हो, वो भी इसी ग्रुप यानी कि बेसिडियोमाइकोटा यानी कि क्लब फंजाई से बिलोंग करते हैं। बेसिडियोमाइकोटा का जैसे आपको बताया कि उसको ये नाम क्यों दिया जाता है, ये एज अ शॉर्ट क्वेश्चन भी आपको आ सकता है। बेसिडियम क्या चीज़ है वो भी आपको आ सकता है। अब यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चंस कुछ इस तरह से भी बनते हैं जो कि आपकी एक्सरसाइज में गिवन है कि एस्कस और बेसिडियम में क्या डिफरेंस है, एस्कोस्पोर्स और बेसिडियोस्पोर्स में क्या डिफरेंस है। सेक्सुअल स्पोर्स हैं, दैट्स अ कंपैरिजन, ठीक है। उसके बाद आप ये बता सकते हो कि एस्कोस्पोर्स एस्कस के अंदर बनते हैं, बेसिडियोस्पोर्स बेसिडियम पर बनते हैं, ठीक है। आफ्टर दैट एस्कोस्पोर्स एस्कोमाइकोटा के मेंबर्स में बनते हैं, बेसिडियोस्पोर्स बेसिडियोमाइकोटा के मेंबर्स में बनते हैं, ठीक है। इस तरह से कुछ आप करने के 2 से 3 पॉइंट्स जो हैं वो डिफरेंसेस के बन जाते हैं, जो हम इंशाल्लाह क्लास में करेंगे। स्टार्ट करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का हमने बताया कि बेसिडियोस्पोर्स के की फॉर्मेशन होती है ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मेंबर्स ऑफ बेसिडियोमाइकोटा। तो बेसिडियम में सबसे पहले होगी न्यूक्लियर फ्यूजन। जैसे कि हमने कहा बेसिडियम का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, इसके अंदर आप कह रहे हो कि 2 न्यूक्लियस मौजूद है, हमने कहा इन 2 न्यूक्लियस की फ्यूजन, ठीक है। ये 2 न्यूक्लियस फ्यूज्ड हो गए, इसके बाद इस न्यूक्लियस के अंदर होगी मियोसिस, ठीक है, यानी कि यहाँ पे मियोसिस होगी तो इसका मतलब है कि इससे बनेंगे आगे हमारे पास हेप्लॉइड स्पोर्स, जो कि हो सकते हैं 1, 2, 3 और 4, ठीक है। इन हेप्लॉइड स्पोर्स को जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ज़रिए बने हैं इनको हम बेसिडियोस्पोर्स कहते हैं, जो कि यहाँ पर बेसिडियम के बाहर यानी कि बेसिडियम के ऊपर जो है वो बनना शुरू होते हैं, जैसे जैसे इनका मटेरियल या ये न्यूक्लियस जो है बाहर की तरफ मूव करना शुरू करते हैं। तो ड्यूरिंग मोस्ट पार्ट ऑफ द लाइफ साइकिल बेसिडियोमाइकोटा जो है वो अपनी लाइफ साइकिल के ज़्यादातर हिस्से में उनका हाइफा जो है वो सेप्टेट रहता है,
ठीक है। सेपरेट का मतलब हमने क्या किया था, सेपरेट का मतलब होता है कि हाइफा के अंदर अगर क्रॉस वॉल्स या सेप्टम मौजूद हों तो हाइफा कंपार्टमेंट्स में या सेल्स में डिवाइड होता है। स्टार्टिंग में ये कहने के पहली फेज में सेल जो है, यानी कि हाइफा क्रॉस वॉल की वजह से जो सेल में डिवाइडेड हुआ है, पहले सेल के अंदर एक एक न्यूक्लियस मौजूद होता है। तो इसलिए यहाँ पे लिखा है कि ड्यूरिंग वन फेज सेल्स जो है वो यूनिन्यूक्लिएट होते हैं। लेकिन जैसे ही फेज चेंज होना शुरू होती है, या कहने के फंजाई जो है वो आगे फर्दर अपनी लाइफ साइकिल के नेक्स्ट पार्ट पे जाता है, नेक्स्ट फेज पे जाता है, तो इनके जो सेल्स हैं, हाइफा के जो सेल्स हैं, वो यूनी से बाई न्यूक्लिएट होना शुरू हो जाते हैं। यानी कि यहाँ पे एक न्यूक्लियस की जगह दो न्यूक्लियस बनना शुरू हो जाएंगे। इट मीन्स दिस विल बी द लेंथी फेज। अब एक सेल के अंदर, जैसे कि मैं यहाँ पे एक सेल बना रही हूँ, एक पार्ट बना रही हूँ, एक सेल के अंदर आप कह रहे हो दो न्यूक्लियस है, तो इट मीन्स इट विल बी अ बाई न्यूक्लियर, अ डाइकैरियोटिक। दोनों न्यूक्लियर जो है वो डिफरेंट होंगे, एक प्लस का हो सकता है, एक पॉजिटिव का हो सकता है। यहाँ की कहने के दोनों जेनेटिकली, सिंपल जेनेटिकली डिफरेंट है, तो ये लेंथी फेज है, इट्स अ डाइकैरियोटिक फेज। उसके अलावा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जब हम बात करते हैं तो जो करेक्टरिस्टिक फ्रूटिंग बॉडीज़ बनती हैं उनको हम बेसिडियोमाइकोटा में बेसिडियोकार्प का नाम देते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने एस्कोमाइकोटा में एक नाम यूज़ किया था एस्कोकार्प, उसी तरह से बेसिडियोमाइकोटा में एक फ्रूटिंग बॉडी बनती है जिसको हम कहते हैं बेसिडियोकार्प। अनदर शॉर्ट क्वेश्चन कि एस्कोकार्प और बेसिडियोकार्प का क्या डिफरेंस है। एस्कोकार्प एस्कोमाइकोटा के मेंबर्स में बनती है जिसके अंदर एस्कस और उस एस्कस के अंदर एस्कोस्पोर्स होते हैं। बेसिडियोकार्प बेसिडियोमाइकोटा के मेंबर्स में बनती है, इसके अंदर क्या चीज़ इनक्लोज होगी, बेसिडियम और बेसिडियोस्पोर्स। तो बेसिडियोकार्प इज़ द करेक्टरिस्टिक फ्रूटिंग बॉडी किस में बनती है, बेसिडियोमाइकोटा के मेंबर्स में बनती है, जैसे फॉर एग्जांपल मशरूम्स। ठीक है, मशरूम्स की जो आपको अपीयरेंस, जो मशरूम्स आपको नज़र आते हैं वो मशरूम्स की बेसिकली फ्रूटिंग बॉडी है, बेसिडियोकार्प है, जिसके अंदर बेसिडियम और बेसिडियोस्पोर्स बनते हैं। अब ये बनते किससे हैं, ये बनते हैं डाइकैरियोटिक माइसीलियम से। तो सेकेंड फेज जो स्टार्ट होगी बेसिडियोमाइकोटा के मेंबर्स की, जिसको आप बाई न्यूक्लिएट कह रहे हो, जिसमें आप कह रहे हो कि न्यूक्लियस दो होते हैं, जो लेंथी फेज है वो बेसिकली यही फेज है जिसमें बेसिडियोकार्प की फॉर्मेशन होनी होती है। बेसिडियोमाइकोटा में दो मेंबर्स हैं जिनको आपने डिफरेंस की बेस पे बताना है, एक है पुक्सिनिया और दूसरा यूस्टिलागो। पुक्सिनिया जो डिजीज़ कॉज करते हैं उसको हम रस्ट कहते हैं, और यूस्टिलागो स्पीशीज़ जो डिजीज़ कॉज होती है वो है स्मट। तो रस्ट फंजाई में जो सबसे कॉमन स्पीशी है वो पुक्सिनिया स्पीशी है, जो हमारी सीरियल क्रॉप्स हैं जैसे गंदम है, चावल है, बार्ले वगैरह है, उन क्रॉप्स को तबाह करती है। उसी तरह से स्मट फंजाई जो स्मट डिजीज़ कॉज करती है, या जितनी भी सीरियल क्रॉप्स उनको डैमेज कर देती है, उनको ख़त्म कर देती है, उनको ख़राब कर देती है, वो यूस्टिलागो स्पीशी है। नेक्स्ट इसमें हम देख लेते हैं मशरूम्स की इमेज। यहाँ पे जो आपको मशरूम की इमेज नज़र आ रही है ये बेसिकली उसका बेसिडियोकार्प है। ठीक है, जो कि डाइकैरियोटिक हाइफा से बनता है। डाइकैरियोटिक हाइफा मीन्स सिंगल एन प्लस सिंगल एन, दिस विल बी अ 2n। ठीक है, और 2n का मतलब क्या होता है, 2n है जो जेनेटिकली दो कहने के न्यूक्लियर मौजूद हैं जो जेनेटिकली डिफरेंट है। अब यहाँ पे जो बेसिडियोकार्प बना है, ये बेसिडियोकार्प बेसिकली इसी डाइकैरियोटिक हाइफा से बनता है। ठीक है, अब बेसिडियोकार्प में देखें कौन कौन से पार्ट्स नज़र आ रहे हैं आपको, ये पैलेस है, ठीक है, ये इसकी स्टाइप है, ये इसका एनुलस है, और यहाँ पे जो आपको लाइंस अंदर नज़र आ रही हैं दीज आर बेसिकली गिल्स। इस पोर्शन में स्पोर्स यानी कि जो बेसिडिया है वो वाला पोर्शन यहाँ पे पाया जाता है। दोबारा से इस पॉइंट को हाईलाइट करती हूँ, ये मशरूम्स का कैप है, इसको हम कहते हैं पाइलस। ठीक है, कैप के अंडर होते हैं गिल्स जहाँ पे बेसिडिया और बेसिडियोस्पोर्स मौजूद होते हैं। ये जो टूटा हुआ सा थोड़ा स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है ये एनुलस है, जो कि मशरूम्स में मशरूम के ऊपर एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। जब मशरूम्स बड़े होते हैं ना वो मेम्ब्रेन टूट जाती है, और जो मेम्ब्रेन टूटने के बाद जो हिस्सा बचता है वो यहाँ पे इस रिंग के फॉर्म में मौजूद होता है, और बाकी जो इसका नीचे वाला हिस्सा है इसको आप स्टेम अपने सादा या आसानी के लिए कह सकते हो, लेकिन इसको हम टेक्निकल प्रॉपर नेम देते हैं, दैट इज़ टाइप। अब बेसिडिया का स्ट्रक्चर देखते हैं, ये आपको नज़र आ रहा है बेसिडियम। ठीक है, ये बेसिडियम है, इस बेसिडियम के ऊपर 4 बेसिडियोस्पोर्स बनते हैं। ठीक है, इस स्ट्रक्चर को दोबारा से एक दफ़ा हम बनाते हैं, जैसे हम प्रॉपरली बोर्ड पे ड्रॉ करते हैं कि ये हमारे पास बेसिडियम है, 1 2 3 और ये 4 पॉइंट्स के साथ। ठीक है, एक के ऊपर एक बेसिडियोस्पोर, दूसरे के ऊपर दूसरा, तीसरे के ऊपर तीसरा, चौथे के ऊपर चौथा। दिस इज़ द प्रॉपर स्ट्रक्चर ऑफ बेसिडियम। तो बेसिडियोस्पोर्स, बेसिडियम जो है एक अपेंडेज के फॉर्म में, दो अपेंडेज के फॉर्म में, जिस फॉर्म में भी मौजूद होगा उसके ऊपर स्पोर्स मौजूद होंगे, उनको हम कहते हैं बेसिडियोस्पोर्स। ये बेसिडियोस्पोर्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के रिजल्ट में
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के रिजल्ट में बनते हैं मियोसिस जब होती है। तो यहाँ पे आपने बेसिकली जो स्ट्रक्चर बनाना है, आप चाहो तो ये वाला स्ट्रक्चर बना सकते हो सारा, ठीक है। अदरवाइज़ आप ये स्ट्रक्चर भी ड्रॉ कर सकते हो, लेकिन आपने सिर्फ बेसिकली बेसिडियम ही ड्रॉ करना है। और साथ मशरूम का स्ट्रक्चर अगर आपको बेसिडियम माइकोटा पे डिटेल नोट आता है तो मशरूम की ये कैप, उसकी स्टाइप और उसके साथ ये बेसिडियम का स्ट्रक्चर आपने ड्रॉ करना है। बाकी जो चीज़ें मतलब जो आपको डायग्राम दिखाई गई है उसमें लेबलिंग जो दी हुई है वो आप नहीं भी करते तो इनफ है। जो मार्क कर रही हूँ उसको एक बार हाईलाइट कर रही हूँ, एक बार वो देख लें जो आपने डायग्रामेटिकली प्रॉपरली करनी है। एक ये वाली, ठीक है, उसके बाद ये मशरूम्स वाली, इन दो डायग्राम्स को अच्छी तरह से कर लो। अगर आपको ये वाली समझ नहीं आती तो ये मैंने ड्रॉ की है, आप ये भी कर सकते हो। नेक्स्ट टू दिस इज़ लूज स्मट ऑफ व्हीट। इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको एज ए इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे ही आप इसको तैयार करें ताकि इसकी जो लाइफ साइकिल है, उसकी जो डिटेल है, अगर पेपर में आए तो आप इजीली अटैम्प्ट कर सको। पहले हम ज़रा डिटेल देख लेते हैं। लूज स्मट ऑफ व्हीट, स्मट मतलब यूस्टिलागो स्पीशीज, यूस्टिलागो फंजाई जो व्हीट मतलब गंदम के पौधे पे डिजीज़ कॉज करते हैं और उसकी जो फसल है गंदम की उसको पूरी तरह से तबाह कर देते हैं। अब फंगस में जैसे कि हमने कहा कि गैमेट्स तो बनते नहीं हैं, तो क्या चीज़ बनेगी इसमें, इन्हीं स्पोर्स को जो यूस्टिलागो की स्पीशी है वो विंड की वजह से जब डिस्पर्स होते हैं तो वो डिजीज़ कॉज करते हैं। अब जो स्पोर्स डिस्पर्स हो रहे हैं उनका प्रॉपर यहाँ पे नाम बताया गया, दैट इज़ टीलियोस्पोर्स। यूस्टिलागो जीनस नेम है, ट्राइटिकी इज़ द स्पीशी नेम। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग हमने साइंटिफिक नेमिंग में दो पार्ट्स बताए थे, एक जीनस नेम होता है और एक स्पीशी नेम होता है। तो इसी तरह से यूस्टिलागो क्या होगा, ये जीनस नेम है और ट्राइटिकी स्पीशी नेम है। अब ये ट्राइटिकी नाम दिया गया है वीट की बेस पे। वीट का साइंटिफिक नेम है ट्राइटिकम एस्टिवम या आप कह सकते हो ट्राइटिकम वुल्गारी, ठीक है। तो ट्राइटिकम वीट का साइंटिफिक नेम है, तो इसलिए यूस्टिलागो ट्राइटिकी यानी कि ये वो स्पीशी है या वो जीनस है या वो स्पीशी आप कह सकते हैं यूस्टिलागो की जो वीट पे अटैक करती है, ठीक है। ये ट्राइटिकी नाम जो है ये वीट से लिया गया। तो बेसिकली साइकिल कैसे स्टार्ट होती है, एक इन्फेक्टेड वीट प्लांट पर जब यूस्टिलागो के स्पोर्स बनते हैं तो वो हवा के ज़रिए उस इन्फेक्टेड वीट प्लांट से हेल्थी वीट प्लांट पर ट्रांसफर होंगे। अब यहाँ पे दो वर्ड्स आ गए, एक ईयर्स और एक फ्लावर्स, ठीक है। दोनों वीट प्लांट के हैं। ईयर्स का मतलब होता है इन्फ्लोरेसेंस, और अगर आपको इन्फ्लोरेसेंस ना समझ में आए तो आप कह सकते हो फ्लावर्स। जब वीट प्लांट पर फ्लावर्स लगते हैं या फ्लावर्स की अरेंजमेंट होती है तो उसको आप इन्फ्लोरेसेंस कहते हो, ठीक है। अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स इन ग्रुप्स, उसको हम इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं, टेक्निकल टर्म है ये। तो यहाँ पे अगर आप ईयर्स की जगह इन्फ्लोरेसेंस लिखना चाहो तो आप वो भी लिख सकते हो, आप फ्लावर लिखना चाहो आप वो भी लिख सकते हो, ठीक है। सिंपल गंदम के जो सीटे होते हैं ना उनको आप ईयर्स कहते हो, वो आपको समझ आ जाएगी आसानी से। तो इन्फेक्टेड वीट प्लांट पर जो स्पोर्स मौजूद हैं वो हवा की वजह से हेल्दी वीट प्लांट्स पर जब ट्रांसमिट होते हैं तो वहाँ पे डिजीज़ कॉज करना शुरू करेंगे। कैसे, वहाँ पे वो जमिनेट करेंगे, पहले जमिनेट करके उनका जो हाइफा बनेगा वो हेल्दी वीट प्लांट के फ्लावर्स की ओवरीज में ट्रांसफ़र होगा। ओवरी का मतलब क्या है, जब आप फ्लावर की बात करते हो तो उसमें एक स्ट्रक्चर इस तरह से बना हुआ होता है जो अंदर की तरफ सबसे अंदर वाले हिस्से में प्रेजेंट होता है, उसको हम कहते हैं कार्पल। प्लांट की जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में आते हैं वो ये पार्ट है जिसको हम कार्पल का नाम देते हैं, ठीक है। इसके तीन पार्ट्स होते हैं। राइट नाउ डायग्रामेटिकली बन नहीं रहा ठीक से, बट हम इंशाल्लाह इसको दोबारा से एक बार क्लास में डिस्कस कर लेंगे। स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। तो जब हाइफा स्पोर जमिनेट करके हाइफा को फ्लावर तक लेके जाता है तो इट मीन्स कि वो फ्लावर की ओवरी के अंदर लेके आ रहा है, जहाँ पे आके इनसाइड द ओवरी जो माइसीलियम या जो हाइफा बना है वो पूरी तरह से स्प्रेड होने के बाद यानी कि फैलने के बाद डोरमेंट हो जाएगा, मतलब सो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा। जब ये ओवरी सीड में चेंज होगी, इस ओवरी से जब सीड बनेगा तो उस सीड के अंदर वो माइसीलियम मौजूद होगा, लेकिन क्या होगा, डोरमेंट होगा, सोया हुआ होगा। तो जब आप ऐसे इन्फेक्टेड सीड जिसके अंदर फंगस का माइसीलियम या हाइफा मौजूद है, जब आप उसको अगले सीज़न में, इन्फेक्टेड सीड मतलब जिसके अंदर यूस्टिलागो के हाइफा या माइसीलियम मौजूद हैं, जब आप उन इन्फेक्टेड सीड्स को अगले सीज़न में सोन करोगे, सो मतलब जब आप उस बीज को बोना शुरू करोगे, लगाओगे, तो उससे जब प्लांट बनेगा, जब सीड जमिनेट करेगा तो उसके अंदर जो हाइफा सो चुका था, डोरमेंट हो चुका था, वो एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। यानी कि हमने क्या कहा यहाँ पे, हमने इस सीड को अगले सीज़न में हमने इसको सो किया, इसके सो करने के बाद इस सीड पर एक छोटा सा प्लांट बना है।
वो जब प्लांट बनना शुरू होगा तो उस ग्रोइंग प्लांट के साथ साथ उस ग्रोइंग प्लांट के अंदर हाइफा जो है उसकी भी ग्रोथ जो है वो स्टार्ट हो जाएगी, दिस वन पॉइंट। ठीक है, अब ये हाइफा बेसिकली क्या करेगा, ये सीड के अंदर, सीड मतलब यहाँ पे जो वर्ड लिखा हुआ है कर्नल, ये एडिबल पार्ट होता है, सीड का एडिबल पार्ट होता है जिसके अंदर जो शेल के अंदर जो सारा कहने के जहाँ पे फूड मौजूद होता है। ठीक है, अगर आपको मुश्किल लगे तो आप सिंपल लिख लें एडिबल पार्ट ऑफ सीड, एडिबल सीड का वो हिस्सा जो खाया जाता है, उस पार्ट के अंदर इस हाइफा की ग्रोथ से स्मर्ट स्पोर्स बनना शुरू हो जाएंगे। अब ये स्मर्ट स्पोर्स क्योंकि सीड के अंदर ही बन रहे हैं तो इट मीन्स कि उस पोर्शन को, सीड को आहिस्ता आहिस्ता डैमेज या डिस्ट्रॉय करना शुरू करेंगे, और जो ग्रेन बनता है, गंदम का जो दाना बनता है, उसको ये कवर अप करना शुरू करते हैं। जब ये कवर अप कर लेते हैं पूरी तरह से, उसको कवर अप कर लेंगे तो इट मीन जब ग्रेन की कवरिंग टूटती है तो उसके टूटने से ब्लैक कलर के स्पोर्स जो है वो नज़र आना शुरू होते हैं। ये ब्लैक कलर के स्पोर्स जो है इनको हम स्मट का नाम देते हैं। ठीक है, अब ये स्पोर्स बने, फिर से ये विंड के ज़रिए डिस्पर्स होंगे, आगे जितने भी हेल्दी प्लांट्स प्रेजेंट होंगे उनमें ये क्या करेंगे, जाके डिजीज़ कॉज करेंगे। अब इसी साइकिल को हम ज़रा, इसी प्रॉपर साइकिल को हम इस डायग्राम में देख लेते हैं। ये डायग्राम आपने करनी है, अगर आपको ये डायग्राम मुश्किल लगे तो आप सिर्फ जो आपके पास नंबरिंग हुई हुई है, जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4, 5, 6, 7, 8, 9, आप ये भी कर सकते हो। ठीक है, इसके साथ आप सिलेक्टिव डायग्राम बना लो, कोई कुछ डायग्राम्स बना लो, बाकी बेशक रहने दो। लेकिन इसके नेक्स्ट मैंने आपके लिए एक ईजी डायग्राम भी ऐड किया, आप चाहो तो वो भी बना सकते हो। अब जैसे हमने कहा कि इन्फेक्टेड प्लांट्स पर से जो स्पोर्स हैं वो डिस्पर्स होकर हेल्थी प्लांट पर ट्रांसफ़र होते हैं, वहाँ पे फ्लावर की ओवरीज में पेनिट्रेट करते हैं, जब तक डोर्मेंट हो जाते हैं, सीड उतारते हैं, फिर हम अगले सीजन में जब सीड लगाते हैं वो हाइफा एक्टिव हो जाता है और प्लांट के साथ साथ उसके अंदर ग्रो करता है, और सीड और पूरी की पूरी जो प्लांट की फूल लगते हैं या कहने के जो इन्फ्लोरेसेंस लगती है उसको डैमेज कर देते हैं। अब इसको हमने यहाँ पे अगर हम साइकिल के ज़रिए देखें तो हम कैसे बताएंगे कि जो कर्नल मेम्ब्रेन्स यानी कि सीड के जो एडिबल पार्ट्स की मेम्ब्रेन्स हैं वो टूटती हैं। ठीक है, वो टूटेंगी तो टीलियोस्पोर्स, टीलियोस्पोर्स क्या है, स्पोर का नाम है, हवा के ज़रिए ये हेल्थी प्लांट पे ट्रांसफर है, हेल्थी प्लांट, दिस वन इज़ द हेल्थी प्लांट। ठीक है, ये हेल्थी प्लांट पे ट्रांसफ़र हुए हैं। अब यहाँ पे हेल्थी प्लांट्स पे टीलियोस्पोर्स क्या करेंगे, यहाँ पे लैंड होने के बाद वो जर्मिनेट करना शुरू करेंगे, द थर्ड पॉइंट। ठीक है, वो जर्मिनेट करेंगे, फ्लावर पे जर्मिनेट कर रहे हैं, डाइकैरियोटिक माइसीलियम होगा तो ये फ्लावर पे जर्मिनेट करते करते ओवरी के अंदर आ गए, दिस वन। ठीक है, ओवरी के अंदर आ जाएंगे। जब ये ओवरी तक हाइफा पेनिट्रेट करता है तो यहाँ पे हाइफा फैलना शुरू होगा, स्प्रेड होगा, लेकिन यहाँ पे वो डिजीज़ कॉज नहीं करेगा। ठीक है, यहाँ पे हाइफा स्प्रेड होने के बाद क्या हो जाएगा, डोरमेंट हो जाएगा। डोरमेंट मतलब एक्टिव, डोरमेंट मतलब जिंदा है, फंगस जिंदा है पर सो चुका है। सोने के बाद माइसीलियम ने सीड के सीड के अंदर जो एम्ब्रियो मौजूद है उसके पार्ट्स को इन्वेट करना शुरू किया। ठीक है, इन्वेट करना शुरू किया है, डोरमेंट हो चुका हुआ है वो, इन्वेट किया मतलब वही पॉइंट के स्प्रेड होगा। सो थर्ड पॉइंट में हमने बताया कि जर्मिनेट हुआ, फोर्थ पॉइंट में हमने बताया कि वो क्या हुआ, इन्वेट करना शुरू किया, नहीं कि स्प्रेड होना शुरू हुआ, और उसके बाद वो क्या हो गया, डोरमेंट हो गया। ये देखें सीड की अंदर ये कहने के जो उसके कर्नल्स मौजूद हैं, गंदम के जो दाने होते हैं उसके अंदर ये पूरी तरह से माइसीलियम जो है या फंगस जो है वो सो चुका है। आप जब इस सीड को नेक्स्ट ग्रो करवाओगे, नेक्स्ट जब भी सीज़न आएगा जब उसको ग्रो करवाओगे, इसके अंदर ये जो माइसीलियम मौजूद है ये क्या करेगा, इसकी ग्रोथ, इस जैसे ही प्लांट सीड जर्मिनेट करके प्लांट बनेगा, प्लांट में छोटा सा प्लांट बनेगा, उस छोटे से प्लांट, सीडलिंग का मतलब क्या होता है, प्लांट। ठीक है, बेबी प्लांट जिसको हम कहते हैं, उस प्लांट के अंदर वो जो सोया हुआ फंगस था उसकी ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि हमने कहा कि सीड जर्मिनेट हुआ है, प्लांट की ग्रोथ हो रही है, इसका मतलब फंगस की भी ग्रोथ होगी। तो फंगस का माइसीलियम ग्रो करना शुरू हुआ। जैसे जैसे प्लांट की ग्रोथ ज़्यादा होती जाएगी माइसीलियम प्लांट बॉडी के अंदर स्प्रेड होता जाएगा। ठीक है, वो जैसे जैसे प्लांट के ग्रोइंग पॉइंट्स की ग्रोथ होगी माइसीलियम उसके साथ साथ ग्रो करता जाएगा, एक सेल से दूसरे सेल में, दूसरे से तीसरे सेल में, प्लांट के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में, इसी तरह से वो स्प्रेड होता जाएगा। और जैसे जैसे वो प्लांट में स्प्रेड होता जाएगा माइसीलियम के सेल्स जो हैं वो एडिबल पार्ट्स से, एडिबल पार्ट्स के अंदर, कर्नल्स मतलब एडिबल पार्ट्स के अंदर, सीड से लेके बाकी सारे प्लांट बॉडी के अंदर टीलियोस्पोर्स की प्रोडक्शन स्टार्ट करवा देते हैं, मतलब स्पोर्स बनना शुरू हो जाते हैं। तो इन्फेक्टेड प्लांट्स में जो कर्नल्स हैं यानी कि जो उसके सीड पार्ट्स हैं या एडिबल पार्ट्स हैं या पूरी पूरी प्लांट बॉडी जो है वो फिल्डअप हो जाती है टीलियोस्पोर्स की वजह से। ये टीलियोस्पोर्स जब बहुत ज़्यादा कहने की स्पोर्स बहुत ज़्यादा मिकदार में बन जाते हैं तो कर्नल मेम्ब्रेन्स या जो आप कह सकते हो जो फ्लावरिंग पार्ट है, जो इन्फ्लोरेसेंस है, वो मेम्ब्रेन, सीड की मेम्ब्रेन जो है वो टूट जाती है।
जब वो टूटती है तो ब्लैक कलर का या ब्लैक मैस स्पोर्स जो हैं, ये ब्लैक कलर के स्पोर्स जो हैं वो नज़र आना शुरू हो जाते हैं। वो ब्लैक स्पोर्स इसके सारे के सारे फ्लावरिंग की जगह पे अपनी जगह बना लेते हैं और फ्लावरिंग को डैमेज कर देते हैं। इसका मतलब कि वीट पर जो बीज या जो हमें गंदम मिलती है वो नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि पूरा का पूरा पौधा जो है वो डैमेज हो चुका है। ये मैंने अपनी तरफ से आप लोगों के लिए एक छोटी सी डायग्राम ऐड की है। इजी वे में स्केच करने की कोशिश की है। आप इसको इसी वे में अगर स्केच कर लो तो आपको इजीली आप इसको समझ सकते हो। नंबरिंग मैंने साथ साथ की है, स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट ये है, सेकंड पॉइंट ये है, थर्ड पॉइंट भी यहाँ पे गिवन है। यहाँ पे ये जो पॉइंट मैंने ओवरी का या सीड एम्ब्रियो का दिया है, साथ मैंने मेंशन किया फोर्थ वन। इस पॉइंट को आप यहाँ पे मेंशन करोगे, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट है, सिक्स्थ और देन सेवन्थ और लास्ट पे एट्थ पॉइंट। और उसके बाद जहाँ पे टीरियोस्पोर्स ने ब्रेक डाउन है दैट विल बी पॉइंट नंबर 9, ठीक है। ये पूरी साइकिल आप चाहो तो इस तरह बना सकते हो, अदरवाइज़ आप इसकी जो स्टेटमेंट्स आपके पास पीछे ग्रीन में मेंशन है आप ये सारी भी दे सकते हो जो बुक पे दी हुई है। बस ये कि आपको वो सारी स्टेटमेंट्स नंबर वाइज करके तो प्रॉपर गोल का एक कह लें कि स्फेरिकल या सर्कल की फॉर्म में अपने स्केच ड्रॉ करना है। अदरवाइज अगर डायग्रामेटिक करोगे तो ज़्यादा अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। देन रस्ट और स्मट का डिफरेंस येलो बॉक्स में गिवन है, लेकिन आप इसको डिफरेंस की फॉर्म में करोगे। रस्ट हम कहते हैं जंग को, ठीक है। स्मट कहते हैं सूत, जो काला धुआं जैसा होता है उसको कहते हैं। तो रस्ट बेसिकली जंग जैसे रंग की वजह से। रस्ट स्पीशीज़ क्या करते हैं, बेसिकली स्पोर्स इनकी वजह से बनते हैं। वो स्पोर्स कौन से होते हैं, वो रस्ट जंग के रंग के लाल रंग के होते हैं, ठीक है। रस्ट रेड कलर के वो स्पोर्स होते हैं। ब्रिक या रस्ट रेड कलर के स्पोर्स होते हैं जिसकी बेस पे इनको रस्ट का नाम दिया जाता है। ये प्लांट की सरफेस पे अटैक करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे इमेज ऐड किया है, प्लांट का लीफ है यहाँ पे, ठीक है। प्लांट के सरफेस यानी कि उसकी स्टेम में या लीफ पे अटैक करते हैं। कौन सी स्पीशी रस्ट कॉज करती है, रस्ट फंगस में कौन सी स्पीशी सबसे कॉमन है, पुक्सिनिया स्पीशी। इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी आई है। उसके बाद बात करते हैं स्मर्ट की। जैसे आपको पता है कि ये सूट से रिजेंबल करता है, ब्लैक कलर से रिजेंबल करता है। क्यों? क्योंकि इसमें ब्लैक कलर के स्पोर्स बनते हैं, इसलिए स्मर्ट को इसका ये नाम दिया जाता है। तो इट मीन्स ब्लैक डस्टी मैस ऑफ स्पोर्स की प्रोडक्शन होती है जो प्लांट के फ्लावर्स पे या सीड के एडिपल यानी कि कर्नल पार्ट्स पे अटैक करता है, स्पेशली वीट प्लांट के, ठीक है। और कौन सी स्मर्ट फंजाई जो है वो कॉमनली ये डिजीज़ कॉज करती है, वो है यूस्टिलैको, जिससे आगे जिस प्लांट पे वो अटैक कर रही है उसकी स्पीशी नेम में उसी प्लांट का नाम लगाया जाता है। नेक्स्ट इज़ ड्यूट्रोमाइकोटा। इसमें बट आपने करेक्टर्स करने हैं। करेक्टर्स में भी आपने जो मेन पॉइंट्स उनको साथ साथ हाईलाइट करना है। और पेनिसिलियम पे पॉसिबिलिटी है, बहुत कम चांसेस होते हैं कि इस पर कोई लॉन्ग क्वेश्चन है, ज़्यादा इसमें से शॉर्ट ही पूछे जाते हैं। तो आपने उसी पॉइंट ऑफ व्यू से इसको तैयार करना है। ये थोड़ा सा डिफरेंट ग्रुप है, हेट्रोजीनस ग्रुप है, यानी कि बाकी जो हमने 3 फाइलम देखे हैं फंजाई के उनकी निस्बत डिफरेंट है। बिकॉज इनके अंदर जितने भी मेंबर्स मौजूद हैं उन सब के अंदर सेक्सुअल फेस मौजूद नहीं होती। इस वजह से ड्यूट्रोमाइकोटा को इम्परफेक्ट फंजाई भी कहा जाता है, ठीक है। ड्यूट्रोमाइकोटा को हम इम्परफेक्ट फंजाई भी कहते हैं बिकॉज इसके अंदर जितने भी मेंबर्स मौजूद हैं उनमें सेक्सुअल फेस नहीं देखी जाती। ज़्यादातर फेसेस जो हैं वो अपने जो एस्कोमाइसीड्स में जो मेंबर्स मौजूद हैं जिनमें सेक्सुअली रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स या ऐसे उनसे मिलते जुलते कुछ स्पीशीज़ देखी जाती हैं, स्ट्रक्चर्स देखे जाते हैं, तो उनसे ये रिलेट करते हैं। इनकी यानी कि ड्यूट्रोमाइकोटा की बहुत सारी स्पीशीज़ जो हैं वो एस्कोमाइसीड से रिलेट करती हैं, सेक्सुअली रिप्रोडक्टिव रिलेटिव्स हैं वो इनके। कुछ स्पीशीज़ जो है वो जाइगोमाइकोटा से और बेसिडोमाइकोटा से रिलेट करते हैं, लेकिन क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती नहीं है, सेक्सुअल स्ट्रक्चर्स बनते नहीं हैं, तो इस वजह से इनकी एज सच कोई बाकी डिवीजन्स के साथ एज सच कोई रिजेम्बलेंस नहीं है। लेकिन अगर इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो, सेक्सुअल स्ट्रक्चर्स बने, तो इम्परफेक्ट फंजाई को अप्रोप्रिएट फाइलम में रीअसाइन किया जा सकता है। सो डीएनए सीक्वेंसेस के लिहाज से बायोलॉजिस्ट जो है वो इम्परफेक्ट फंजाई की क्लासिफिकेशन को फर्दर मॉडिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। एग्जांपल्स में हमारे पास सबसे बेस्ट एग्जांपल आती है पेनिसिलियम की, जिसमें मैंने यहाँ पे एक ऑरेंज की एग्जांपल एक इमेज ऐड की है। ये आप देख सकते हैं ऑरेंज को जो उल्ली लगती है, ठीक है, जब आप कोई किन्नो, कोई संतरा, कोई लेमन वगैरह को जब उल्ली लगती है तो उसमें जो ब्लूइश ग्रीनिश कलर नज़र आता है, ये बेसिकली कोनिडिया का होता है जो पेनिसिलियम की प्रेजेंस की वजह से बनते हैं। तो यहाँ पे राइट नाउ जो ऑरेंज में जिस फंगस ने डिजीज़ कॉज की है वो ब्लू ग्रीन मोल्ड है यानी कि पेनिसिलियम है।
उसके अलावा ब्राउन मोल्ड आता है, दैट इज़ एस्पेरागुलस अल्टरनेरिया, जो पोटैटो में डिजीज़ कॉज करते हैं, और बहुत सारी स्पीशीज़ में है, बट मैं सिर्फ एक डिजीज़ का नाम ले सकती हूँ, राइट। फ्यूसेरियम और हेलमिंथोस्पोरियम, ये कुछ स्पीशीज़ हैं जो ड्यूटोमाइकोटा से बिलोंग करते हैं, जिनमें इतनी ट्रू या प्रॉपर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अभी तक नोट डाउन नहीं की गई। सो दीज, और इन सबको इकोनॉमिकली भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। जैसे पेनिसिलियम है, पेनिसिलियम से एक एंटीबायोटिक बनता है इसी के नेम पे, दैट इज़ पेनिसिलिन। तो अगर पेनिसिलियम ना अवेलेबल हो तो पेनिसिलिन एंटीबायोटिक भी नहीं बनाई जा सकती। सो ये सारी स्पीशीज़ जो हैं, जो सारी ड्यूटोमाइकोटा के मेंबर्स हैं, इम्परफेक्ट फंजाई हैं, इकोनॉमिकली इन सब की कोई ना कोई वैल्यू है, इकोनॉमिकली ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लास्ट पॉइंट ऑफ दिस, दैट इज़ पेनिसिलियम। ब्लू ग्रीन मोल्ड कहते हैं, ये एक सेप्रोट्रॉफिक स्पीशी है, यानी कि वो स्पीशी जो डेड डिकेइंग प्लांट्स पे, डेड डिकेइंग फ्रूट्स पे, डेड डिकेइंग ब्रेड पे पाई जाती है। हाइफा इसका सेपरेट होता है, ये एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करती है, नेकेड स्पोर्स में बनते हैं, दैट इज़ कोनिडिया। किसी कवरिंग के अंदर नहीं होते, किसी स्पोरेंजिया के अंदर नहीं होते, ये हाइफा की ब्रांच पे बनते हैं। हाइफा स्पेशलाइज्ड हाइफा होता है इनके अंदर, जिसका हमने नाम पहले भी पढ़ा था, दैट इज़ कोनिडियोफोर्स। इन कोनिडियोफोर्स की टिप पे चेन्स या क्लस्टर की फॉर्म में ये बनते हैं। कोनिडियोफोर्स आगे फर्दर ब्रांच हुए भी होते हैं। पेनिसिलियम में जो अरेंजमेंट आती है उसके हाइफा की, वो ब्रश लाइक अरेंजमेंट होती है। वो ब्रश लाइक अरेंजमेंट बेसिकली कोनिडिया की फॉर्मेशन की वजह से भी बन रही होती है। तो पेनिसिलियम का जो मेन करेक्टर है वो ये है कि इसमें ब्रश लाइक अरेंजमेंट देखी जाती है इसकी एसेक्सुअली बनने वाले स्पोर्स यानी कि कोनिडिया की। अब इसका जो कलर यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, ब्लू ग्रीन कलर जो है वो ब्लू ग्रीन कलर जो है, ये इसके माइसीलियम कोलिनी का जो कलर है वो कोनिडिया की वजह से, क्योंकि कोनिडिया ब्लू ग्रीन कलर में होता है और सर्कुलर फॉर्म में होता है। तो जैसे ही कोनिडिया बनते हैं, मेच्योर होते हैं, हवा की वजह से वो एक जगह से दूसरी जगह या एक ऑरेंज से दूसरे ऑरेंज पर ट्रांसफ़र होते हैं, स्प्रेड होते हैं, डिस्पर्स्ड होते हैं और डिजीज़ कॉज कर देते हैं और पूरे के पूरे फ्रूट को डिके करके ख़राब कर देते हैं, स्पॉइल कर देते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये ब्रश लाइक अरेंजमेंट आपको नज़र आ रही है, ये पेनिसिलियम का हाइफा है, माइसीलियम, ठीक है। इस माइसीलियम से देखें आगे यहाँ पे हाइफा बना, फिर ये आगे हाइफा बना, फिर ये आगे देखें हाइफा की फर्दर ब्रांचिंग हुई है, ठीक है। इस ब्रांचेस का मतलब क्या हो गया, माइसीलियम जो है वो ब्रांच्ड है। उसके बाद यहाँ पे ये जो चीज़ है, दिस वन विल बी अ कोनिडियोफोर। कोनिडियोफोर से ऊपर देखिए आपको ये ब्लू कलर में सर्कल फॉर्म में स्पोर्स बनाए हुए नजर आए, दीज आर कोनिडिया, ठीक है। तो कोनिडिया जो है वो चेन की फॉर्म में, यानी कि इस तरह से चेन की फॉर्म में ये बनता है, और जिस टिप पे, जिस चीज़ के, जिस हाइफा के टिप पे ये अटैच्ड होता है उसको कोनिडियोफोर कहा जाता है। ये कोनिडिया, इसका पेनिसिलियम का स्ट्रक्चर है, कोनिडिया की डिस्क्रिप्शन है, कोनिडिया की अरेंजमेंट ब्रश लाइक बताई गई है। तो ये आपने डायग्राम की प्रैक्टिस करनी है बेटा। लास्ट पॉइंट, पैरासेक्सुअलिटी, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, लाइक अदर शॉर्ट क्वेश्चन, तो इस शॉर्ट क्वेश्चन को ज़रूर प्रिपेयर कीजिएगा। जैसा कि हमने कहा कि इम्परफेक्ट फंजाई यानी कि ड्यूटोमाइकोटा डिवीजन में जो फंजाई के मेंबर्स मौजूद हैं उनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बिल्कुल नहीं होती, तो उनके अंदर एक स्पेशल काइंड की जेनेटिक रिकम्बिनेशन होती है, मतलब न्यू रिकम्बिनेंट्स बनते हैं, जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र होता है, बट सेक्सुअली नहीं होता, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से नहीं होता। तो जो स्पेशल काइंड ऑफ जेनेटिक रिकम्बिनेशन इम्परफेक्ट फंजाई में देखी जाती है उसको हम कहते हैं पैरासेक्सुअलिटी। ये क्या फिनोमेना है ड्यूरिंग, अगर हम पैरासेक्सुअलिटी को डिफाइन करें तो पैरासेक्सुअलिटी में बेसिकली क्रोमोसोम्स का पोर्शंस जो हैं वो एक्सचेंज होते हैं। किस तरह से, सेम हाइफा के अंदर जो दो न्यूक्लियर प्रेजेंट हैं, उन दो न्यूक्लियर के क्रोमोसोम्स के जो पोर्शंस हैं या उनका जो मटेरियल है वो एक्सचेंज जब होता है तो उस साइकिल को हम पैरासेक्सुअल साइकिल या उस फिनोमेना को हम पैरासेक्सुअलिटी कहते हैं। और ये सिर्फ इम्परफेक्ट फंजाई में ही पाई जाती है क्योंकि उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती। क्लास डिवीजन का पोर्शन हमारा कंप्लीट होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस को डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़ क्लास।